नमस्कार बच्चों। तो अभी हम आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमें पढ़ना है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था और रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमने अच्छे से समझा था। आज हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। बच्चों, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर पाया जाता है और उस एटमॉस्फेयर की वजह से भी रिफ्लेक्शन हो जाता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट रे का बेंड हो जाना। व्हेन द लाइट रेज एंटर्स इनटू द मीडियम, अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट डेविएट्स फ्रॉम द पाथ। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन किसमें? एटमॉस्फेयर में। क्या अर्थ के पास एटमॉस्फेयर होता है? बिल्कुल होता है। ये है अर्थ बच्चों। एज्यूम दिस इज अर्थ। अर्थ के चारों तरफ होता है एटमॉस्फेयर। मान लीजिए यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर है, इतना जो आपको दिख रहा है ये क्या है बच्चों? एटमॉस्फेयर। ओके, ठीक है सर। एटमॉस्फेयर में जैसे ही लाइट की रे एंटर करती है, कहीं से भी लाइट रे आती है, मान लो सन से आ रही है लाइट रे, तो सन से जैसे इसमें एंटर करेगी तो एंटर करने के बाद मीडियम चेंज हो रहा है। यहाँ पर तो कोई मीडियम नहीं है, यहाँ पर स्पेस है। स्पेस में तो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगी। लेकिन बच्चों, जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में एंटर होगी तो एटमॉस्फेयर में यहाँ पर बेंड हो जाएगी, हल्का सा बेंड हो जाएगी। तो बेंड होने के बाद फिर अर्थ के पास आएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सन की लाइट बेंड होने के बाद अर्थ तक पहुंचने तक क्या स्ट्रेट लाइन होगी? यहाँ पे बेंड होने के बाद भी क्या स्ट्रेट लाइन चलती जाएगी? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली में होता ये है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर पाया जाता है। एयर ऊपर जो एयर की डेंसिटी होती है वो कंपेरिजन टू हियर कम होती है। अर्थ के पास में एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हम ऊंची ऊंचाई पर जाते जाएंगे, जैसे जैसे अर्थ से दूर जाते जाएंगे तो एयर की डेंसिटी कम होती जाती है। एयर के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते जाते हैं और स्मॉल पार्टिकल्स होते जाते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर डेंसर मीडियम लो डेंसर है और यहाँ पर हायर डेंसर है। यहाँ रेयरर मीडियम है कंपेरिजन टू दिस। तो बच्चों, यहाँ पर बेंड होने के बाद फिर पर्टिकुलर बेंड होती जाती है, बेंड होती जाती है, बेंड होती जाती है, मुड़ती हुई जाती है। तो जब भी लाइट की रे किसी भी एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो वो बेंड हो जाती है और पर्टिकुलर बेंड होती रहती है पर्टिकुलर लेयर्स के बाद। समझ गए बच्चों? तो यही होता है एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेयर में लाइट रे एंटर होने के बाद, एज्यूम दिस इज द अर्थ। एक बार और समझते हैं। अर्थ के चारों तरफ होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जैसे ही सन से आने वाली लाइट की रे एंटर करती है तो एंटर करने के बाद वो सीधी नहीं जाती, वो बेंड होती है। बेंड होने के बाद जस्ट ऐसे बेंड होती हुई जाती है। अब ये कर्व में क्यों पहुंची? बेंड होती हुई क्यों पहुंची? इसलिए पहुंची क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह चेंज हो रहा है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसलिए चेंज हो रहा है बच्चों क्योंकि यहाँ एयर की डेंसिटी वेरी कर रही है। एयर की डेंसिटी ऊपर कम है, फिर बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ती हुई आ रही है। तो जैसे जैसे एयर की डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे लाइट की रे बेंड होती जाती है और दिस फिनोमेना इज नॉन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो इसकी प्यारी सी छोटी सी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। वो डेफिनेशन बच्चों क्या होगी? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, the refraction due to the earth atmosphere of the earth is known as the atmospheric reflection। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि अर्थ की जो एयर है, अर्थ के ऊपर जो एयर है, उस एयर का डेंसिटी चेंज हो रहा है। डेंसिटी चेंज होने से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से लाइट रे बेंड हो रही है और लाइट रे बेंड हो रही है, इसका मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है और इस रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है। इसलिए इस रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं द रिफ्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, ड्यू टू द atmosphere of the earth, due to the atmosphere of the earth is called atmospheric reflection। It's called atmospheric
रिफ्रैक्शन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा है। तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स। टोटल 4 इफेक्ट्स होते हैं जो हमें 10th क्लास में पढ़ने हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के। बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के जो हमें आसपास इफेक्ट देखने को मिलते हैं उनमें मेन 4 हैं। पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही ट्विंकल करते हैं। एक ये हो गया। इसमें हम एक इसी के साथ हम ये पढ़ेंगे स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं पर प्लेनेट क्यों नहीं करते, प्लेनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, ये भी पढ़ेंगे। एक है स्टार्स अपीयर्स एट हायर पोजीशन फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन। स्टार्स अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी से हायर पोजीशन पे दिखाई देते हैं। स्टार जहाँ होते हैं वहाँ दिखाई नहीं देते, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल पोजीशन पे दिखाई नहीं देते, होते कहीं और हैं और दिखते कहीं और हैं। ये सिर्फ कहाँ किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। हम पढ़ेंगे एडवांस सनराइज और डिले सनसेट। सनराइज जो होता है वो एडवांस होता है और सनसेट डिले होता है। सनराइज जो होता है एक्चुअल सन कहीं और होता है, दिखाई सन हमें जो देता है वो कहीं और देता है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 2 मिनट्स का डिफरेंस होता है। वो हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है। और हम समझेंगे फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन इट सीन्स फ्रॉम द हॉट एयर। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉट एयर में से देखते हैं, जब जैसे हम आग के ऊपर जो हॉट एयर रहती है उसमें से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें तो वो हमें फ्लिकर करता हुआ दिखाई देता है, हिलता डुलता दिखाई देता है। तो इस चीज़ को हमें पढ़ना है। समझ में आया बच्चों? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? क्लियर हुआ बच्चों? तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं इसको हमें समझना है। तो अभी हम इसको बताते हैं स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं और प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते। बच्चों क्या होता है, स्टार्स हमारे यहाँ से बहुत दूर होते हैं। स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अर्थ। इसको हम कैसे समझते हैं? मान लीजिए ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। अर्थ के ऊपर है एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर। दिस इज एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, दिस इज अर्थ। अगर स्टार यहाँ पर हैं तो स्टार से जैसी लाइट रे आती है, स्टार्स बहुत दूर है, ये ऐसा लगता है जैसे कि पॉइंट सोर्स हो। दिस इज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। स्टार्स बहुत दूर होने से हमें पॉइंट जैसे दिखाई देते हैं, तो वहां से जो लाइट रे आएगी वो भी ऐसी लगेगी जैसे सिंगल लाइट रे आ रही है। जितनी दूर से लाइट रे आती है ऐसा फील होगा हमें कि सिंगल लाइट रे आ रही है। समझ में आया बात? तो जो स्टार होते हैं वहां से सिंगल लाइट रे कमिंग होती है, ऐसा हमें दिखाई देता है। बिकॉज स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए स्टार से आने वाली जो लाइट रे होती है वो सिंगल होती है, ऐसा हमें सिंगल दिखाई देती है। तो यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, जैसे ही लाइट की रेस में एंटर करती है, एंटर करने के बाद इसका रिफ्रैक्शन होता है, ये बेंड होती है। बेंड क्यों होती है? क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में जो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेयर बाय लेयर चेंज होता जा रहा है। वहाँ पे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। डेंसर मीडियम की तरफ हम जा रहे हैं, रेयरर से डेंसर की तरफ। तो यहाँ से बेंड होती चली जाएगी, बेंड होने के बाद हमारे यहाँ तक पहुँचेगी। अब अर्थ का एटमॉस्फेयर कांस्टेंट तो है नहीं, हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं है। अर्थ का एटमॉस्फेयर हमेशा चलता फिरता रहता है, समझ रहे? तो चलते फिरते रहने की वजह से जब ये इंसान इस स्टार को देख रहा था उस समय ये स्टार इस इंसान को चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही अर्थ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा हलचल हुआ, हलचल होने से ये जो सिंगल लाइट रे आ रही है ये थोड़ी सी डिफ्रैक्ट हो जाती है, समझ रहे हैं? डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्बेंस के कारण इस इंसान को ये स्टार कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता, हट जाता। वो कहता है भाई चमकता हुआ स्टार आखिर कहाँ चला गया। कुछ समय बाद देखता है तो स्टार जैसे ही एटमॉस्फेयर सही हो जाता है फिर दोबारा से फिर दिखाई देने लग जाता है। तो इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार्स। क्लियर हुआ? तो ये ट्विंकलिंग इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है? अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है। अर्थ का एटमॉस्फेयर कांस्टेंट नहीं है, इसकी वजह से हो रहा है। और इसका मेन रीजन है स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अर्थ, हमसे बहुत दूर होते हैं। दूर होने की वजह से स्टार्स से जो लाइट रे आ रही है वो सिंगल लाइट रे आ रही है, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। एंटर करने के बाद अर्थ का एटमॉस्फेयर कांस्टेंट तो है नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से वो रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होने के साथ साथ अर्थ का एटमॉस्फेयर कांस्टेंट न होने की वजह से
ये लाइट रे जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब होने से ये स्टार्स हमें ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। इसको लिख लेंगे अच्छे से। अभी हम आपको साथ में एक इसका लिखा हुआ नोट्स भी आपको प्रोवाइड साथ में करते जाएंगे, तो आप जैसे ही मैं जो चीज़ समझाऊँ उसको उसी समय वहीं से लिख लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ये होते हैं। पर समस्या ये है, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते सर? स्टार्स ट्विंकल करते हैं। तो प्लैनेट का जस्ट अपोजिट है। प्लैनेट क्या है, बहुत पास होते हैं। पास होने से यहाँ से जो लाइट रे कमिंग होती है वो बहुत सारी लाइट रे होती है। अब अर्थ का एटमॉस्फेयर पूरी लाइट रे को तो डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारी लाइट रे कमिंग हो रही है। जो जितना पास होगा वहाँ से हमें लाइट रे ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारी लाइट रे आ रही है। आप जरा खुद सोचिए, जैसे टॉर्च है आपके पास, जब आप टॉर्च को बगल में से देखोगे, पास से देखोगे, तो ऐसा लगेगा बहुत सारी लाइट रे आ रही है। लेकिन इसी टॉर्च को जब आप दूर रख के देखते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे सिंगल लाइट रे आ रही है। बिल्कुल, है ना? ऐसा लगेगा जैसे कि वहाँ से जो एक पॉइंट है, पॉइंट से लाइट रे सिंगल कमिंग हो रही है। तो जब सिंगल लाइट रे आएगी तो उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है एटमॉस्फेयर के द्वारा, बट बहुत सारी लाइट रे कमिंग होंगी तो उसको एटमॉस्फेयर के द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। क्लियर है कि नहीं है? ओके। तो अभी हमें समझ में आया स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं और प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, सीबीएसई में भी आते हैं और किसी भी एग्जाम में आप बैठे हैं बोर्ड के एग्जाम में उसमें भी आ जाते हैं कि व्हाई डू स्टार्स नॉट ट्विंकल। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन द स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस दे अपीयर्स लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट and light rays coming from the stars are single light ray and they enters into the atmosphere. Earth atmosphere does not constant, ठीक है, and its refractive index is vary from height. Then the stars जो लाइट रे होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अकॉर्डिंग लाइट रे डिस्टर्ब होने की वजह से स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए अपीयर्स होते हैं। क्लियर है? प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? बिकॉज प्लैनेट्स वेरी क्लोज टू अस कंपेरिजन टू स्टार्स। स्टार्स के कंपेरिजन में प्लैनेट्स वेरी क्लोज होते हैं। क्लोज होने की वजह से मैनी लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द planets and many light ray coming from the planets and he is not disturbed by the atmosphere of the earth. Clear? So planets do not twinkle, stars are twinkle. क्लियर हुआ बच्चों? ओके, समझ में आई बात? ओके बच्चों, बच्चों नेक्स्ट इफेक्ट हमें पढ़ना है। वो नेक्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का सेकंड इफेक्ट। स्टार्स आर सीन्स एट हायर पोजीशन फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन। स्टार्स कभी भी अपनी एक्चुअल पोजीशन में दिखाई नहीं देते, अपनी अपेरेंट पोजीशन में दिखाई देते हैं। स्टार होते कहीं और हैं और दिखते कहीं और हैं। ऐसा क्यों होता है ये हमें समझना है। ठीक है बच्चों, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये है अर्थ, अर्थ है, अर्थ पे हम लोग खड़े हुए हैं। ये अर्थ है, अर्थ पे कोई इंसान खड़ा हुआ है, मैं खड़ा हुआ हूँ बच्चों, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर, दिस इज एटमॉस्फेयर। अब बच्चों ये स्टार है, दिस इज स्टार। स्टार से लाइट रे आ रही है, जैसे स्टार से लाइट रे आती है तो ये अर्थ में एंटर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद कभी सीधी नहीं जाती। अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है हाइट के हिसाब से। ऊपर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एयर ऊपर रेयरर होती है और नीचे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है और डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से ये लाइट रे बेंड होती है और लाइट रे बेंड होने के बाद पर लेयर्स में बेंड होती चली जाती है, लेयर बाय लेयर बेंड होती है। इस लेयर में बेंड हुआ, फिर नेक्स्ट लेयर में बेंड होगा, फिर नेक्स्ट लेयर में बेंड होगा और बेंड होने के बाद हमारी आंखों तक ये पहुंचती है। जब हम इस लाइट रे को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये लाइट रे कहाँ से कमिंग हो रही है, यहाँ से कमिंग हो रही है। ये लाइट रे यहाँ से नहीं दिखाई देती आती हुई, ऐसा मुड़ती हुई आपको तो दिखाई नहीं देती ना। आपको तो ऐसा लगता है जैसे कि लाइट रे यहाँ सामने से आ रही है, तो आपको ये स्टार्स यहाँ ना दिखाई दे के यहाँ दिखाई देगा। जहाँ ये स्टार दिखाई देता है उसको बोलते हैं अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। और जहाँ ये होता है उसको बोलते हैं एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार। दिस इज एक्चुअल पोजीशन और दिस इज अपेरेंट पोजीशन।
तो बच्चों एक्चुअल पोजीशन इसकी थोड़ा सा नीचे होती है और दिखाई हमें थोड़ा ऊपर देता है। स्टार होता कहीं और है, टिकता कहीं और है। इसी कंडीशन को बोलते हैं स्टार्स आर सीन एट हायर पोजीशन फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन। स्टार्स हमेशा अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ में एटमॉस्फेयर है अर्थ के पास, और अर्थ का एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन करता है और इस रिफ्लेक्शन की वजह से ही स्टार्स अपनी एक्चुअल पोजीशन में दिखाई नहीं देते। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये है सेकंड इफेक्ट जो हमें समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया? इसको आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कई बार एग्जाम में आया है। और जो हम डायग्राम बना रहे हैं, तो जो लैंग्वेज में हम आपको नोट्स दे रहे हैं साथ में, तो नोट्स के साथ में आपको ये डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम से चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन होती हैं। जब आप किसी भी क्वेश्चन को लिखते समय उसका डायग्राम भी बना देते हैं, तो जो कॉपी चेकर्स होते हैं वो डायग्राम को देख करके ये बात समझ जाते हैं कि इस बच्चे को सब कुछ आता है। इसलिए इससे क्या होता है कि जो कॉपी चेकर्स होते हैं वो आपको पूरे मार्क्स दे पाते हैं, उन्हें ज़्यादा लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लैंग्वेज में थोड़ा उतार चढ़ाव भी कर दो आप तो चल जाता है, अगर आपका डायग्राम अच्छा बना है तो। क्लियर हुआ बच्चों? ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इफेक्ट। तो बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का इफेक्ट, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एडवांस सनराइज क्यों होता है और डिले सनसेट क्यों होता है, ये हमें समझना है। ये एडवांस सनराइज होता क्या है और डिले सनसेट क्या होता है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ, दिस इज अर्थ। अर्थ के ऊपर है एटमॉस्फेयर, यहाँ एटमॉस्फेयर है। बच्चों यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, मान लीजिए एज्यूम हम यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। हमारी आंख यहाँ पर देख रही है सन को। सन मान लीजिए सुबह के समय, मान लो सुबह के टाइम पे सन हॉरिजन के नीचे है। अभी सन यहाँ पर है। जब ये हॉरिजन लाइन होती है, सन जब हॉरिजन लाइन से नीचे होता है तो सन ढल गया है, अभी सन निकला हुआ नहीं है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है वो चीज़ हम समझते हैं। लाइट रे, अभी सन हॉरिजन के नीचे है तो अभी निकलना नहीं चाहिए सन को, सन दिखाई नहीं देगा। पर एक्चुअली में हो ये रहा है कि सन हॉरिजन के नीचे होने के बाद भी सन की लाइट रे यहाँ पर कमिंग हो रही है। कहाँ? अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है। जैसे ही लाइट की रे एंटर करेगी तो यहाँ अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होगा और उस रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट रे बेंड करती हुई हमारे यहाँ तक पहुँचती है। जैसा मैंने बताया था एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन जब होता है अर्थ की वजह, एटमॉस्फेयर की वजह से, तो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ की डेंसिटी चेंज हो रही है। एयर की डेंसिटी चेंज होने से लाइट रे बेंड करेगी और परमानेंटली लेयर बाय लेयर बेंड करती हुई जाएगी, हमारी आंखों तक पहुंचेगी। जैसे ही आंखों तक पहुंचती है तो आंखों को ऐसा लगता है कि लाइट रे कहाँ से कमिंग हो रही है बच्चों, यहाँ से। तो ये सन यहाँ ना दिखाई देगी। दिस इज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ सन, दिस इज एक्चुअल पोजिशन ऑफ सन। सन की एक्चुअल पोजिशन है। सन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है बट सन होता यहाँ पर है, दिखाई यहाँ देता है और होता यहाँ पर है। ये अपेरेंट पोजीशन है सन की। सन आखिर आपको दिखाई कहाँ दे रहा है, तो अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन, अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन, यहाँ सन दिखाई दे रहा है। एक्चुअल पोजीशन और अपेरेंट पोजीशन में बच्चों 2 मिनट्स का अंतर होता है, 2 मिनट्स का डिफरेंस होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं एडवांस सनराइज। एडवांस सनराइज मतलब सन एडवांस में ही राइज कर गया, एक्चुअली में नहीं किया पर एडवांस में राइज करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सन दिख यहाँ रहा है यहाँ। अभी सन निकला नहीं है लेकिन निकल चुका है, हमारी नज़र में निकल चुका है। तो जो हमें दिखाई देता है सन, एक्चुअली वहाँ सन नहीं होता, सन होता उससे थोड़ा सा नीचे है। 2 मिनट का डिफरेंस रहता है एक्चुअल सनराइज में और अपेरेंट सनराइज में। तो इसको एडवांस सनराइज बोलते हैं। सन पहले से ही निकल गए, सन एक्चुअल में निकलने से पहले ही सन निकल गए, तो दिस इज नोन एज द एडवांस सनराइज। क्लियर है बच्चों? और डिले सनसेट का मतलब होता है जब सनसेट हो रहा होता है, सनसेट इधर होगा, मान लीजिए इसको ऐसे समझे कि यहाँ हॉरिजन है, दिस इज हॉरिजन लाइन, हॉरिजन लाइन से नीचे है सन ढल चुके हैं मान लो, लेकिन लाइट रे जब कमिंग हो रही है यहाँ पे तो बेंड होती हुई हमारे यहाँ तक पहुंचेगी, हमें ऐसा लगेगा ये लाइट रे यहाँ से आ रही है। क्लियर है? तो अभी सन एक्चुअली में ढल चुके हैं लेकिन दिखाई हमें अभी भी दे रहे हैं, तो ये डिले कर रहे हैं, अभी ये थोड़ी लेट ढलेंगे,
हमारे लिए थोड़ा सा लेट डलेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये ढल चुके हैं, एक्चुअली में सनसेट हो चुका है, लेकिन फिर भी ये डिले करेगा। इसमें भी कितने मिनट्स का डिफरेंस रहता है? 2 मिनट्स का डिफरेंस रहता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बच्चों ये पूछेगा, अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आपका जो दिन होता वो कितना बढ़ जाता? 2 मिनट यहाँ बढ़ जाता और 2 मिनट यहाँ बढ़ जाता, तो टोटल 4 मिनट का इंक्रीमेंट आ जाता दिन में। समझ में आ गया बात? ओके बच्चों, तो ये है एडवांस सनराइज और डिले सनसेट। सनराइज एडवांस क्यों होता है और डिले क्यों कर जाता है? ये भी सब किसकी वजह से होते हैं? अर्थ के एटमॉस्फेयर के रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं। अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो रिफ्लेक्शन नहीं होता, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये सब घटनाएं नहीं होती। तो ये सब घटनाएं बच्चों किसकी वजह से हो रही हैं? एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन होने की वजह से हो रही है। लाइट जैसी एंटर करती है तो वो बेंड होती है, और बेंड होने की वजह से ये सब हो रहा है। दिखता कुछ और है, होता कहीं और है। दिखेगा कहीं और, होगा कहीं और। दिखता वही है जो है, बट कहीं और दिखता है और होता कहीं और है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। समझ गए ना? अभी तक हमने 3 इफेक्ट देख लिए हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन, और सनराइज एंड सनसेट। सनराइज डिले क्यों करता है, सनराइज एडवांस क्यों होता है, और सनसेट डिले क्यों कर जाता है, इतना हमने समझा। इसके बाद हम 4th इफेक्ट पढ़ेंगे, फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन इट सीम्स फ्रॉम द हॉट एयर। जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स को हॉट एयर से देखते हैं तब वो हमें फ्लिकर करता हुआ क्यों दिखाई देता है। बच्चों, सर्दियों के खूबसूरत दिन याद करो। अभी सर्दियाँ ही चल रही हैं। मान लीजिए यहाँ पर सर्दियों में हमने आग लगा दी, यहाँ पे लकड़ी है, इसमें हमने आग लगा दिया। आग लगा दिया तो बच्चों आग के जस्ट ऊपर, आग की जो लौ जा रही है, इस लौ के जस्ट ऊपर हम इतना एरिया को अगर हम देखें तो ये एरिया पूरा हॉट एयर हो जाता है। यहाँ पे गर्म हवा हो जाती है, हॉट एयर हो जाता है। अब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ आप खड़े हुए हैं। बच्चों आप मुझे इस हॉट एयर के अंदर से देख रहे हैं, वहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और आप मुझे वहाँ पे देख रहे हैं। तो बच्चों होगा ये कि यहाँ पर तो कोल्ड एयर है, हॉट एयर नहीं है, और यहाँ भी कोल्ड एयर है। तो जैसी लाइट रे यहाँ से, ये मुझे कब दिखाई देगा? कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखाई देता है जब लाइट की रे उससे टकरा के रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आए। तो जैसे इससे टकरा के रिफ्लेक्ट होके इनकी आंखों में आएंगी, इसकी आंखों में, तो जैसे ये कोल्ड एयर से हॉट एयर में एंटर करेगी तो बेटा कोल्ड एयर का एटमॉस्फेरिक, कोल्ड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रही है। ऐसा चेंज होने से लाइट रे भी यहाँ पे बेंड करेगी। तो लाइट रे बेंड करेगी, तो लाइट रे बेंड करने के बाद फिर दोबारा से हॉट एयर से कोल्ड एयर में आएगी, फिर अगेन बेंड करेगी, तो बेंड करके फिर मेरी आंखों तक पहुँचेगी। तो जब कोई आदमी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या आदमी को हॉट एयर के अंदर से देखता है तो लाइट रे इसमें एंटर करती है कोल्ड से हॉट एयर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से लाइट रे का डायरेक्शन चेंज होता है। लाइट रे का डायरेक्शन चेंज होने से जैसे ही हॉट एयर से कोल्ड में आती है फिर अगेन डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ऐसा होने की वजह से बार बार ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से बहुत सारी लाइट रे जा रही है यहाँ से, बहुत सारी लाइट रे जितनी भी जा रही हैं सबका डायरेक्शन चेंज होगा, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इस इंसान को, ये वाला इंसान फ्लिकर करता हुआ दिखाई देता है, हिलता डुलता दिखाई देता है। आप कभी देखने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा होता है जब आप हॉट एयर से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो फ्लिकर करता है। फ्लिकर किस लिए करता है? क्योंकि हॉट एयर और कोल्ड एयर दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कहीं ना कहीं चेंजेस आ जाता है। चेंजेस आने से लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ऐसे मीडियम में जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, तो फिर लाइट की रे बेंड हो जाती है। इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक इफेक्ट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हॉट एयर है, कोल्ड एयर है, दोनों एयर अलग अलग टाइप की एयर हैं। लाइट रे जैसी कोल्ड से हॉट में जाएगी तो बेंड होगी, ठीक है ना, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो बेंड हो रही है, और बेंड होने की वजह से जो लाइट रे से कमिंग हो रही है वो सब फ्लिकर करेंगी, बेंड होंगी। सभी लाइट रे बेंड होने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये भी फ्लिकर करता हुआ दिखाई देगा। फ्लिकर करने का मतलब है हिलता डुलता दिखाई देगा। समझ में आया? तो अभी तक बच्चों हमने 4 इफेक्ट पढ़े एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के, टोटल 4 इफेक्ट्स हमने पढ़ने हैं 10th क्लास के हिसाब से।
कौन कौन से हैं 4 इफेक्ट्स? सबसे पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पढ़ा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है? स्टार्स बहुत दूर होते हैं, वहाँ से लाइट रे, सिंगल लाइट रे आती है, तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। अर्थ का एटमॉस्फेयर कांस्टेंट नहीं होता, कांस्टेंट ना होने की वजह से लाइट रे डिस्टर्ब हो जाती है और वो बेंड भी होती है। इस वजह से स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। और प्लैनेट्स इसलिए ट्विंकल नहीं करते क्योंकि प्लैनेट्स बहुत पास में होते हैं, तो वहाँ से बहुत सारी लाइट रे कमिंग होती है। जब बहुत सारी लाइट रे वहाँ से कमिंग होती हैं तो वो डिस्टर्ब नहीं हो पाती, इसलिए प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते। और सनराइज सनसेट क्यों होता है? वो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। लाइट रे एंटर करने के बाद बेंड हो जाती है, 2 मिनट्स का डिफरेंस पाया जाता है। ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। क्लियर है? इसके बाद ऑब्जेक्ट फ्लिकर क्यों करता है और स्टार्स अपनी एक्चुअल पोजीशन से अपरेंट पोजीशन पे क्यों दिखाई देते हैं? होते कहीं और हैं और दिखते कहीं और हैं। ऐसा सिर्फ किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो ये चीज़ें आपको बच्चों याद रखना। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आई बातें? तो अभी हम जो आपको साथ में वीडियो लेक्चर के साथ में जो नोट्स बना के आपको भेज रहे हैं, तो वो चीज़ें इनके आंसर्स हैं, उनको आप अच्छे से लिखना है, नोट्स बनाना है। और बच्चों, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, बेहतर नोट्स वो होते हैं जो आप स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं। इसलिए अपने हाथों से अपने हैंड राइटिंग में अच्छे से नोट्स बनाते जाइए और पढ़ते जाइए। बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो हमें अभी पढ़ना है। अभी हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। तो हेडिंग लगाइएगा नोट्स में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बच्चों, क्या होता है कि लाइट की रे जैसे ही किसी पार्टिकल से स्ट्राइक करती है, एयर के अंदर या किसी भी एटमॉस्फेयर के अंदर या किसी भी मीडियम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ही लाइट की रे पार्टिकल से स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद ये फैल जाती है चारों तरफ। जो डिफ्रैक्शन होता है, जो लाइट की रे स्प्रेडिंग आउट होती है चारों दिशाओं में, इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना, चारों तरफ फैलना, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ रहे हैं? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लिख सकते हैं स्प्रेडिंग ऑफ द पार्टिकल्स। स्प्रेडिंग का मतलब होता है बच्चों फैलना। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट रेज when it strike to colloid particle। बच्चों, colloid particle मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि एयर के अंदर घूमते रहते हैं। इनसे जैसी लाइट की रे स्ट्राइक करती है तो वो फैलने लग जाती है, इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्ट्राइक टू कॉलॉइड पार्टिकल, जब कॉलॉइड पार्टिकल से लाइट की रे स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो वो स्प्रेडिंग हो जाती है, चारों दिशाओं में फैलने लग जाती है, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब बच्चों, लाइट रे के पास 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से कलर्स होते हैं याद कीजिए। कलर्स होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड के पास हायर वेवलेंथ होती है, इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वेवलेंथ इसकी हायर होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ। और इसकी वेवलेंथ कैसी होती है बच्चों? लोएस्ट वेवलेंथ होती है। वॉयलेट कलर हैज लोएस्ट वेवलेंथ, ठीक है। और ब्लू कलर की भी वेवलेंथ रेड के कंपेरिजन में कम होती है। कभी कभी ये आ जाता है कि रेड की वेवलेंथ ब्लू की वेवलेंथ से कितना टाइम्स ज़्यादा है, तो 1.8 टाइम्स ज़्यादा होती है। रेड का वेवलेंथ ब्लू कलर के वेवलेंथ से 1.8 टाइम्स ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं? तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है और ब्लू का वेवलेंथ कम है। और बच्चों, जिस लाइट रे का या जिस कलर का वेवलेंथ हाईएस्ट होगा, जितना ज़्यादा होगा, उसका स्कैटरिंग उतना ही कम होगा। मतलब जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है वो बहुत कम फैलेगा, और बहुत कम फैलेगा इसका मतलब दूर से भी दिखाई देगा। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये बात याद रखना है कि जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका स्कैटरिंग कम होता है। तो एक बात हमें समझ में आती है कि जो स्कैटरिंग होता है,
स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स जब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो स्कैटरिंग कम होगा। स्कैटरिंग कम होने का मतलब स्प्रेडिंग कम होगा। स्प्रेडिंग मतलब लाइट रे फैलेगी कम। समझ रहे हैं ना बात? ये बात समझ में आ गई कि सर स्कैटरिंग का मतलब है स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट रेज व्हेन इट स्ट्राइक टू द कॉलर्ड पार्टिकल। जब लाइट रे कॉलर्ड पार्टिकल से टकराती हैं तब उसका स्प्रेडिंग होने लग जाता है, फैलने लग जाती है। इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है सर। लाइट के पास 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड के पास हाईएस्ट वेवलेंथ होता है, इसलिए इसका स्कैटरिंग कम होगा। हाईएस्ट वेवलेंथ होने की वजह से स्कैटरिंग कैसा होगा इसका बच्चों? इसका लोएस्ट स्कैटरिंग होगा, ये बहुत कम फैलेगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। और ये सबसे ज्यादा फैलेगा, हाईएस्ट स्कैटरिंग होगा, हाईएस्ट स्कैटरिंग होगा। कोई पूछे किस कलर का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा, तो वॉयलेट का ज्यादा होगा। किस कलर का स्कैटरिंग कम होगा? रेड का होगा। रेड बहुत कम फैलता है क्योंकि इसका वेवलेंथ हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है। ये बात याद रखिएगा। ब्लू कलर और रेड कलर की वेवलेंथ में 1.8 टाइम्स का अंतर होता है। रेड ब्लू का 1.8 टाइम्स कम होता है रेड से, और रेड का ब्लू के मुकाबले 1.8 टाइम्स वेवलेंथ ज्यादा होता है। ये बात क्लियर हुई बच्चों? इसके बाद स्कैटरिंग के कुछ इफेक्ट होते हैं, स्कैटरिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप उनको समझ सकते हैं कि डेंजर का साइन रेड क्यों होता है। आप जरा समझिए, डेंजर का साइन रेड क्यों होता है, इसको समझते हैं। डेंजर का साइन रेड क्यों होता है ये समझते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं, वो एग्जाम्पल्स में लिख देता हूँ कौन कौन से हैं, ये बात आप समझ लीजिएगा बच्चों। एग्जाम्पल्स पढ़ने से पहले हमें एक चीज और समझनी है कि किस किस टाइप के पार्टिकल होते हैं। कॉलर्ड पार्टिकल का साइज अलग अलग हो सकता है बच्चों। एयर के अंदर, इन द एयर, इन द एयर, एयर में 3 तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। वेरी फाइन पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एक तो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और एक मीडियम पार्टिकल होते हैं। मीडियम पार्टिकल्स, मीडियम पार्टिकल छोटे पार्टिकल मान लीजिए ऐसे, मीडियम पार्टिकल थोड़े बड़े, और एक होते हैं लार्ज पार्टिकल्स। लार्ज पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं, इस टाइप के बच्चों। जब वेरी फाइन पार्टिकल से लाइट रे स्ट्राइक करती है तो रेड कलर स्कैटर नहीं होता, ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। ब्लू कलर स्कैटर, ब्लू कलर स्कैटर सबसे ज्यादा कौन सा कलर स्कैटर होगा? जब फाइन पार्टिकल से लाइट रे स्ट्राइक करेगी तब ब्लू कलर, जब मीडियम पार्टिकल से स्ट्राइक करेगी तो सबसे ज्यादा रेड कलर स्कैटर्ड होता है। ठीक है सर, ये बात भी क्लियर होगी। जब लार्ज पार्टिकल से स्ट्राइक करेगी तो ऑल कलर्स स्कैटर्ड होते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क्स में पूछा जाते हैं कि सभी कलर कब स्कैटर्ड होते हैं, तो बहुत लार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर बड़े पार्टिकल्स हैं उनसे जब लाइट रे स्ट्राइक करेगी तो ऑल कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं, सातों के सातों कलर फैलने लग जाते हैं। जब मीडियम पार्टिकल से स्ट्राइक करेगी तो रेड कलर स्कैटर्ड होगा ओनली ज्यादातर, और वेरी फाइन पार्टिकल्स होंगे तो ब्लू कलर स्कैटर्ड होगा। क्लियर है? इन बातों को याद रखते हुए हम अब इसके इफेक्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेंजर का साइन रेड क्यों होता है। व्हाई डेंजर साइन हैज रेड कलर। बच्चों डेंजर का साइन रेड क्यों होता है? रेड कलर क्यों होता है डेंजर? रेड कलर, डेंजर साइन हैज रेड कलर, डेंजर सिग्न हैज रेड कलर। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी यहाँ पर डेंजर है, खतरा है। अब खतरा हमने रेड कलर से लिखा, अगर हम रेड कलर से लिखते हैं तो यहाँ पे खड़े हुए व्यक्ति को ये दूर से दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और ज्यादा वेवलेंथ होने से स्कैटरिंग इसका हो नहीं पाता। स्कैटरिंग नहीं हो पाता तो ये दूर से दिखाई देता है, क्योंकि जब ये रेड कलर की लाइट रे इसमें जाएगी, ट्रेवल करेगी किसी भी एयर पार्टिकल्स के अंदर, जब रेड कलर का लाइट रे ट्रेवल करेगा तो रेड कलर स्कैटर नहीं होगा। क्यों नहीं स्कैटर होगा? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, और अगर स्कैटर नहीं होगा तो ये दूर तक जाएगा,
जो फैलेगा नहीं वो दूर तक जाएगा, जो फैल गया वो दूर तक नहीं जाएगा। कुछ बच्चे 10th में आने के बाद फैल जाते हैं, फैलने का मतलब भटक जाते हैं, और जैसे ही वो भटक गए ज़िंदगी तबाह हो जाती है, और अगर वो नहीं भटके तो ज़िंदगी बहुत दूर तक जाती है। ऐसा ही रेड कलर के साथ है बच्चों। रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पावर है उसके पास। बहुत ज़्यादा पावर होने से वो फैलता नहीं है, फैलने न फैलने की वजह से वो बहुत दूर से भी दिखाई देता है। समझ रहे हैं? क्लियर है कि नहीं है? एक बार बचपन की खूबसूरत दिन थे, आपको याद होगा, मेरा एक दोस्त था, वो रोज सुबह सुबह उठ करके छत पे आ जाते थे रेड टी शर्ट पहन के। मैं पहुंचता था ऊपर। अब मैंने एक दिन मिला, मुझसे पूछा उसने कि भाई आप कौन सी क्लास में हो? मैंने कहा 10th में हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप सुबह सुबह उठ के मुझे देखने के लिए छत पे रेड टी शर्ट पहन के क्यों आते हो? तो उसने कहा कि आपको पता नहीं है रेड टी शर्ट क्यों पहनता हूँ मैं इसलिए पहनता हूँ क्योंकि रेड टी शर्ट दूर से दिखाई देता है, और मैं इसलिए पहनता हूँ कि मैं आपको दिखवाना चाहता हूँ, मैं जब आता हूँ छत पे तो आप मुझे दूर से देख पाएँ। तो रेड टी शर्ट दूर से क्यों दिखाई देता है बच्चों? बिकॉज इट हैज़ अ हाइएस्ट वेवलेंथ एंड लीस्ट स्कैटर्ड। हाईएस्ट वेवलेंथ होने से स्कैटरिंग इसका लीस्ट होता है, इसलिए डेंजर का साइन रेड रखते हैं। अगर डेंजर का साइन वॉयलेट रख देंगे तो क्या होगा? वॉलेट में कुछ लिखा हुआ डेंजर, आप बगल में पढ़ने के लिए जाएंगे उसको कि ये क्या लिखा है भाई, देख तो ले। जब आप बगल में पढ़ने के लिए जाएंगे उसमें लिखा होगा यहाँ मौत का खतरा है, तो बेटा आप भविष्य में पढ़ने लायक नहीं बचेंगे। समझ रहे हैं ना? अगर रेड से लिखा हुआ तो दूर से ही पढ़ लेंगे और आप वहाँ नहीं जाएंगे, और वॉलेट से लिखा हुआ तो वहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे और आपका खेल खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर है? रेड कलर क्यों होता है? जितने भी रेड कलर है, जैसे सिग्नल है, सिग्नल पे भी रेड कलर होता है, रेड कलर दूर से दिखाई देता है। ट्रेन जब जाती है तो ट्रेन को रोकने के लिए रेड कलर्स का यूज़ करते हैं। रेड कलर के सिग्नल होते हैं स्टॉपिंग सिग्नल, इसलिए होते हैं क्योंकि रेड कलर दूर से दिखाई देता है। क्लियर है? ये चीज़ याद रखना। एक कंसेप्ट आता है कि कलर, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? वाई स्काई कलर है ब्लू, इसको भी समझते हैं। स्काई कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। स्काई कलर कैसा होता है बच्चों? ब्लू होता है। तो स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है इसको समझते हैं। बच्चों क्या होता है, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ है एटमॉस्फेयर। इसको अच्छे से समझेंगे बच्चों, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। तो अर्थ के चारों तरफ है एटमॉस्फेयर, और इस एटमॉस्फेयर में लाइट रे जैसे ही एंटर करती है, एंटर करने के बाद जैसे ही उसको सबसे ऊपर कौन से पार्टिकल मिलेंगे? फाइन पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, फाइन पार्टिकल्स किस कलर को स्कैटर करते हैं? ब्लू कलर को। तो जैसे ही लाइट रे इससे स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पे ब्लू कलर स्कैटर होगा। कौन सा कलर? ब्लू कलर। ठीक है। इसका एक रीजन और है, लाइट रे जैसे इसमें एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद लाइट के पास 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से? विवग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन 7 कलर्स में से सबसे कम वेवलेंथ होता है वॉयलेट का। तो वॉयलेट कलर सबसे पहले स्कैटर हो जाता है, वॉयलेट कलर सबसे पहले स्कैटर हो जाता है। ये क्वेश्चन है, कभी कभी मन में ये आता होगा, सर वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है तो वॉयलेट कलर स्कैटर होना चाहिए यहाँ सबसे पहले, जो कि होता भी है, तो ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है? ब्लू कलर का तो वेवलेंथ से ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लाइट की रे होती है, लाइट की रे में वॉयलेट कलर बहुत ही कम होता है। जैसे ही लाइट रे एंटर करती है तो वॉयलेट कलर सबसे पहले स्कैटर होता है, पर वॉयलेट कलर लीस्ट अमाउंट में पाया जाता है लाइट रे के अंदर। तो लीस्ट अमाउंट में पाए जाने की वजह से बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत ही कम रहता है। तो इंडिगो भी कम रहता है, सबसे ज़्यादा ब्लू रहता है, ब्लू। तो सबसे पहले तो वॉयलेट फैल जाएगा साहब, वॉयलेट में कम स्ट्रेंथ है तो वॉयलेट फैल जाएगा, वेवलेंथ ज़्यादा है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है, वॉयलेट पूरा फैल गया। फिर इंडिगो पूरा फैल जाएगा, फिर जैसी लाइट रे और ज़्यादा एंटर होगी तो ब्लू कलर फैलेगा। तो ब्लू कलर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए ब्लू कलर सब जगह दिखाई देता है। तो लाइट रे की वजह से ब्लू कलर दिखाई देता है, एटमॉस्फेयर की वजह से ब्लू कलर दिखाई देता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो आसपास जो जितना भी स्पेस रहेगा बाहर का, वो हमें विदाउट कलरलेस दिखाई देगा, मतलब ब्लैक कलर का दिखाई देगा, पूरा का पूरा ब्लैक दिखाई देगा। ऐसा क्यों होगा?
क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगा, स्कैटरिंग पार्टिकल्स की वजह से होता है और पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। ये बात समझ में आ रही होगी बच्चों। तो समझ में आया स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। स्काई का कलर बच्चों ब्लू इसलिए होता है क्योंकि लाइट रे जब एंटर करती है एटमॉस्फेयर में तो ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है लीस्ट वेवलेंथ होने की वजह से, और ब्लू कलर स्कैटर होने के बाद यहाँ पे जो खड़े हुए लोग हैं उनको स्वच्छ आकाश का जो क्लीन स्काई है उसका कलर ब्लू ब्लू दिखाई देने लग जाता है। कुछ बच्चों को लगता है कि ब्लू कलर अर्थ के पास सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है इसकी वजह से ब्लू कलर रहता है, तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ स्कैटरिंग की वजह से दिखाई देता है। ये बात समझ में आ गई। तो ये अच्छे से इसको पकड़ना, अच्छे से समझना कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। इसको बार बार वीडियो को पॉज करके इस बात को देखना कि मैंने क्या बात बोली है। कुछ बात मैं बच्चों जल्दी जल्दी में बोल देता हूँ तो आपको उसको रिपीट करके बार बार सुनना है कि क्या बोला गया है, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है कि नहीं है। और ये बात अभी से क्लियर अगर होने लग गई तो आप जब 12th क्लास में पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि ये सब 12th में रिपीट होता है और इनको बहुत अच्छे से 12th में हमें पढ़ना पड़ता है। क्लियर है बच्चों। इसके बाद और भी कुछ इफेक्ट हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे स्काई का कलर ब्लू होता है, क्लाउड का कलर वाइट क्यों होता है, क्योंकि क्लाउड एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं। क्लाउड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत लार्ज पार्टिकल्स होते हैं एयर के मुकाबले। तो लार्ज पार्टिकल्स होने से क्या होता है कि लाइट जैसी उनसे स्ट्रैक करती है तो लार्ज पार्टिकल्स होने से सभी कलर्स स्कैटर हो जाते हैं, सभी के सभी कलर स्कैटर हो जाते हैं। जैसे ये क्लाउड है, क्लाउड के पार्टिकल लार्ज है, जैसी लाइट रे इससे स्ट्रैक करेगी तो ऑल कलर्स स्कैटर हो जाएंगे। और ऑल कलर का मिक्सर क्या होता है, वाइट कलर होता है। क्या होता है, वाइट कलर होता है। तो वाइट कलर कब दिखाई देता है, जब सभी कलर उसमें हो तो वाइट कलर दिखाई देगा। तो ऑल कलर स्कैटर होने के बाद यहाँ पे वाइटनेस दिखाई देती है। समझ, किसी भी आदमी को क्लाउड्स का कलर वाइट क्यों दिखाई देता है, इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वाइट जो क्लाउड्स रहते हैं, क्लाउड्स के अंदर लार्ज पार्टिकल्स होते हैं और लार्ज पार्टिकल ऑल कलर्स को स्कैटर कर देते हैं, इसलिए इनका जो कलर है वो वाइट दिखाई देता है। ये बात समझ में आ गई। तो बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से कुछ इफेक्ट हैं, जैसे रेड कलर क्यों दिखाई देता है, डेंजर का साइन रेड क्यों रखते हैं, स्काई ब्लू क्यों होता है, ये सब आपको देखने को मिला। एस्ट्रोनॉट्स जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर एस्ट्रोनॉट चले जाएंगे, मून पर जाके चले जाएंगे, तो मून पे से, यहाँ पर मून है मान लो, मून पे से एस्ट्रोनॉट जब आसमान में देखेंगे स्काई में पूरे स्पेस को देखेंगे तो उन्हें पूरा का पूरा स्पेस कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। तो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस ब्लैक क्यों दिखाई देता है अंतरिक्ष में जाने पर, तो जैसे ही वो अंतरिक्ष में स्पेस में जाते हैं तो उन्हें ब्लैक इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होता। एटमॉस्फेयर नहीं होता तो लाइट की रे के साथ स्कैटरिंग नहीं होता, स्कैटरिंग नहीं होता तो सब विदाउट कलर दिखाई देता, ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है। ये बात समझ में आ गई बच्चों। इस टाइप के कई क्वेश्चन बन जाते हैं घुमा के स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड, वो आपको समझ में आ जाने चाहिए। क्लियर है, क्लियर हुआ बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, वो मैं आपको साथ में आपको बताता जा रहा हूँ, साथ में आपको एक इमेज के फॉर्म में मैं आपको ये भेजूंगा, तो आप उसमें से लिख लीजिएगा ऑल क्वेश्चंस और उनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद एक इफेक्ट और पढ़ना है हमें जो कि स्कैटरिंग के अंदर ही पढ़ने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। बच्चों टिंडल इफेक्ट क्या होता है इसको समझते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक टिंडल इफेक्ट। तो हेडिंग लगाएंगे प्यारे बच्चों, टिंडल इफेक्ट। क्या हुआ था, वो बचपन के दिन थे न्यूटन साहब के। न्यूटन साहब एक दिन अपने कमरे में सो रहे थे, बेड पर आराम से लेट करके यहाँ सो रहे हैं साहब। सुबह हो गई, 8 बज गए, 9 बज गए। 9 बजने के बाद ये न्यूटन साहब उठ जाते हैं, उठ करके यहाँ बैठ जाते हैं और सनलाइट यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, न्यूटन साहब की मम्मी आती हैं और मम्मी इसको क्या करती हैं, झाड़ू लगा देती है। जैसे ही झाड़ू लगाएंगे तो जो एयर में पार्टिकल्स हैं, झाड़ू के पार्टिकल्स, वो ऐसे ऐसे ऊपर चले जाते हैं और सन से लाइट रे जो एंटर होकर के यहाँ आ रही है इनके पास, तो इस लाइट रे के अंदर ये पार्टिकल्स घूमते हुए दिखाई देते हैं। इन पार्टिकल्स की घूमते हुए दिखाई देने की वजह से लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होने लग जाता है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। समझ गए। कॉलोइडल पार्टिकल्स घूमने की वजह से
लाइट रे का पाथ विजिबल हो जाना, दिस इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। तो व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट? द विजिबल ऑफ लाइट रेज इन द कॉलोइडल पार्टिकल्स, कॉलोइडल पार्टिकल्स के अंदर लाइट रे का पाथ विजिबल हो जाना, द विजिबल ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट रेज इन द कॉलोइडल पार्टिकल, इट इज नोन एज द स्कैटरिंग ऑफ टिंडल इफेक्ट। समझ गए? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। एग्जांपल्स कहाँ देखने को मिलते हैं? आपने बच्चों फॉरेस्ट में देखा होगा, कुछ मूवीज देखी होंगी, उन मूवीज में डरावनी मूवीज होती हैं, उनमें घने जंगल होते हैं। घने जंगल में जैसे ही सूर्य की रोशनी आती है तो सूर्य की रोशनी से वहाँ पर हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, लाइट का पाथ विजिबल होता हुआ दिखाई देता है। कभी कभी घने कमरे में आपने देखा होगा, जैसा न्यूटन के साथ हुआ था। समझ रहे हैं? ऐसा जरूर नहीं है घटना न्यूटन के साथ नहीं हुई, ये एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो घने रूम में, जैसे अंधेरा रूम में, डार्क रूम में, उसमें जैसे डस्ट पार्टिकल्स आते हैं और लाइट रे का पाथ उसमें भी विजिबल होने लग जाता है। आपने अपने घर में ऐसा देखा होगा। क्लियर है? तो ये टिंडल इफेक्ट है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। क्लियर है बच्चों? ओके, ये चीज़ें समझ में आ गई। तो अच्छे से इस चैप्टर को आप पढ़िएगा, बार बार वीडियोस को देखिएगा, बार बार इन क्वेश्चंस को लगाइएगा। NCERT के जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही सिंपल हैं इस चैप्टर के, उनको आप चाहें तो कर सकते हैं। उसमें 2 या 3 न्यूमेरिकल्स हैं पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड, उनको आप ट्राई कर सकते हैं P बराबर 1/f के फॉर्मूले से। तो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, और जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड वो मैं आपको साथ ही PDF इमेज के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप उनमें से लिख सकते हैं। और इससे पहले वाली जो चीज़ें थी वो मैंने आपको लिखवा ही दी हैं वीडियोज़ में, इसलिए आप उनको अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, नोट्स अपने हाथों से ही बनाइए और मिलते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा भी होगा मैं करेक्ट करने की कोशिश करूँगा, आपके लिए फ्री एजुकेशन यूट्यूब पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर सहयोग करते हैं सभी बच्चे तो ये चैनल आगे बढ़ता रहेगा, और मैं चाहूँगा कि इस चैनल पर बेस्ट कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।